मंथन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भूकंप, मालविकाग्निमित्रम और मृच्छकटिकम आदि ऐसे शब्द हैं जिनको कि अक्सर नेट के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि अचानक से ये सारे वर्ड्स कहाँ से आ गए। तो ये सारे वर्ड्स अचानक नहीं आए हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए और बीपीए एमपीए के एग्जाम्स, नेट के एग्जाम्स, उन सब के हिसाब से इसको तैयार किया गया ये वीडियो। तो वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नेट में किस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है और डांस को जो लोग जॉय पैशन एम्बिशन मानते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा। आप इसे एक क्लास समझिए, जैसे कोचिंग में होता है, आपके इंस्टीट्यूट में होता है, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिस तरह से डांस के स्टूडेंट के थ्योरी क्लासेस होते हैं, आप ठीक उसी तरह से इस क्लास के चैप्टर्स को पढ़िए। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और मेरे वीडियो में कुछ भी आपको शो ऑफ नहीं मिलेगा। बड़ा सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, आसान शब्दों में मैं रूपकों के बारे में यहाँ पे बात करूँगी, जिनको कि अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि रूपक संस्कृत शब्द है जिसको कि हम नाटक या नाट्य कह सकते हैं। और रूपकों के बारे में जब भी बात होती है तो लगता है ये कितना टफ है, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका मैंने एक ब्रीफ नोट्स बनाया हुआ है और उसमें सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं और ये सारी जानकारी बुक से ली गई है, कुछ नेट से और कुछ हम लोगों ने जो सेमिनार वगैरह अटेंड किया है उससे आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो रूपक, नाट्य, नाटक, ड्रामा, ये सारे शब्द एक हैं। इसे आप कह सकते हैं संधि है या सिनोनिम्स कह सकते हैं, सेम मीनिंग है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें लिख के लाई हुई हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने आप बताऊंगी जिसके आधार पर कि आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। नाट्य शास्त्र में रूपकों के बारे में जो बात होती है तो वो नाट्य शास्त्र के तीसरे भाग में और 20वें चैप्टर में रूपकों की बात होती है। और नाट्य शास्त्र के जो नए लोग हैं, जो ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, डांस में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, जो इंटर कंप्लीट किए हैं, ये बिगनर्स के लिए हैं। और जो नेट की तैयारी करने जा रहे हैं, पहली बार नेट देने जा रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि रूपक शब्द का अर्थ क्या है। रूपक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नाट्य या नाटक। ठीक, इनको भरत मुनि ने बताया है 10 प्रकार के होते हैं और इसमें रस की प्रधानता होती है। और रूपक के अलावा उप रूपकों के बारे में भी नाट्य शास्त्र में कुछ चर्चा की गई है, जिनकी संख्या 18 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करते हुए इनके नाम भी बताते जाएंगे। इसमें रूपकों में सबसे पहले रस की प्रधानता होती है और उप रूपकों में भाव की प्रधानता होती है, नृत्य की प्रधानता होती है। लेकिन कुछ ऐसे रूपक हैं जिनमें की नृत्य की भी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप रूपकों के नाम नोट कर लीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका संबंध जन साधारण से होता है और इसमें नाट्य धर्मी, लोक धर्मी के नियमों का पालन किया गया है और इसमें आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य अभिनय के सभी नियमों का पालन करते हुए इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो स्टेज पर जब रूपकों की प्रस्तुति होती है, रूपकों के माध्यम से कुछ बताया जाता है, तो रूपक का अर्थ क्या होता है कि मतलब हमारे सामाजिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
उसको देख के उसका अनुकरण करना, अर्थात उसको रिप्रेजेंट करना एक अभिनय के माध्यम से, जिसे हम रूपक कहते हैं। इसको आप नृत्य होता है उसमें, उसमें आपका स्टेज पे, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि स्टेज का डेकोरेशन या मंच सज्जा, इसके अतिरिक्त पात्र कैसे वेशभूषा पहनेंगे, उनका कैरेक्टर क्या है। तो प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों में जो भी होता था उसमें महाकाव्य को लिया जाता था, वेद उपनिषद पुराण इन सब चीजों को बेस बना के एक स्टोरी को लेके आगे कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता था। उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे और सबसे ज्यादा सुंदर रूपक कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम और कालिदास के अलावा शूद्रक है, भास के नाटक है, हर्षवर्धन के नाटक है, इन सब बहुत सारे ऐसे हैं, विक्रमोर्वशी है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कई सारे और भी संस्कृत कवियों के नाटक आपको रूपक के रूप में देखने को मिलेंगे। रूपक में अभिनय का ध्यान दिया जाता है, रस होता है, भाव होता है, वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है और इसमें कुछ रूपकों में कुछ वृत्तियां देखने को मिलेंगी, अन्य रूपकों में अन्य वृत्तियां देखने को मिलेंगी। नाट्य शास्त्र के लैंग्वेज में रूपक को समझने के लिए मैं आपको एक इजी से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि प्राचीन काल में हमारे हिंदी साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य मतलब जो सुनने वाला, आप कान से सुनते हैं जैसे म्यूजिक है, और दृश्य काव्य मतलब सामने नाटक। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नृत्य, नाट्य, नाटक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उसमें जो नाट्य शास्त्र के लैंग्वेज में जो श्रव्य काव्य होते थे उसकी रचनात्मक शैली पद्यात्मक होती थी और जो दृश्य काव्य की रचनात्मक शैली होती थी उसके अंतर्गत ये रूपकों को रखा गया है। इन रूपकों को रूपकम तब कहा जाता था जब इन नाटकों में सिर्फ पुरुष पात्र होते थे, लेकिन जब स्त्री पुरुष पात्र मिलकर ये सारे अभिनय करने लगे तब उसे रूपक कहा जाने लगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली चीज है कि रूपकम अगर शब्द लिखा हुआ है तो मतलब वो नाटक पुरुष प्रधान नाटक होगा, उसमें स्त्री पात्र के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके बाद आते हैं कि इनके प्रकार की जब हम बात करते हैं तो इनके 10 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला जो होता है इसका प्रकार, इसको आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो रूपकों को नाट्य कहा जाता था। रूपकों का फर्स्ट पार्ट नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, उसके बाद समवकार, वीथी, डिम, इहा मृग और अंग व्यायोग। तो ये हो गए 10 प्रकार। अब जब एक एक की व्याख्या करेंगे, उसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नाटक में क्या होता है? नाटक में सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें अभिनेता होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं, पात्र होता है और इसके अतिरिक्त नाटक की एक विषय वस्तु होती है। और ये जो अभिनेता होता है वो जो नायक, आपको जिनके बारे में पहले कुछ एक वीडियो में मैंने बताया था, नायक और नायिकाओं के नाम, जो कि हिंदी साहित्य या जो नृत्य के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें हमने 4 प्रकार के नायकों की बात की थी, धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित तथा धीर प्रशांत। तो जब भी नाटक की बात होती है तो उसमें नायक के अतिरिक्त उसमें कई राजा महाराजाओं की चर्चा होगी, विदूषक, नट और सूत्रधार। इसके अलावा हम उसके डेकोरेशन की बात अभी मैंने की है और उसमें कैसे प्रवेश करना है, कैसे आना है आगे पीछे, उसके हिसाब से सब्जेक्ट। उसमें कई पात्र भी हो सकते हैं, एकांकी भी हो सकता है, एक पात्र भी हो सकता है और उसकी विषय वस्तु के अनुरूप कैरेक्टर का चयन किया जाता है। अब इसमें नोट करने लायक कुछ चीजें हैं जिनको कि आप नोट करिए। इसमें नायक जो होता है वो राजा भी हो सकता है, वीर रस प्रधान नाटक भी हो सकता है और
इस नाटक में प्रकृति, अवस्था आदि सभी प्रकार के प्रभेदों का युक्त होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। नाटक अन्य रूपकों का मूल होता है और इसमें सूत्रधार की भूमिका प्रमुख होती है और ये नाटक रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद इन पर आधारित हो सकता है। इसमें वेदों का कुछ अंश लेके कोई एक सब्जेक्ट बना के उसको भी तैयार किया जा सकता है। और इसमें एक चीज आप नोट करिएगा, इसके गर्भ में 2 इसके डिवीजन होते हैं, मुख, प्रतिमुख तथा विमर्श, निर्वहन। इसको नोट करिए, इसमें गर्भ करके पूछा जा सकता है और जिसे एक रेखा चित्र द्वारा नाट्य शास्त्र में दर्शाया गया। मतलब आप एक डॉट बनाएंगे जहां पे गर्भ लिखेंगे, उसके नीचे 2 लाइन खींच के उसके 2 पोर्शन होते हैं, मुख, प्रतिमुख तथा विमर्श, निर्वहन। नायक नायिका का प्रवेश, नायक की प्रकृति, नायिका की प्रकृति, ये सारी चीजें कॉमन होती है। जिस तरह की स्टोरी होगी, जिस तरह का कैरेक्टर होगा, उसके हिसाब से नायक तथा नायिका की प्रकृति, प्रवृत्ति, उनका प्रवेश और उसमें और 4 चीजें इसमें प्रक्रिया होती है जिसको कि नोट कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि स्थापक की 4, इस चैप्टर में लिखा हुआ है नाट्यशास्त्र में, स्थापक की 4 प्रक्रिया होती है, वस्तु सूचना, मुख सूचना, बीज सूचना तथा पात्र सूचना। फिर से सुन लीजिए, वस्तु सूचना, मुख सूचना, बीज सूचना और पात्र सूचना। और विदूषक रहेगा, सूत्रधार रहेगा। नाटकों में 5 संधियों का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अब इसके दूसरे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, प्रकरण। प्रकरण क्या होता है? प्रकरण ये कल्पित ना होकर एक सामान्य व्यक्ति से संबंधित होता है। मतलब आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये एक सामान्य मनुष्य को या व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन हो सकता है? वो एक बनिया हो सकता है, एक ब्राह्मण हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, सामान्य वर्ग का कोई भी प्राणी हो सकता है। और इसमें स्त्री पात्र की जब बात आती है तो स्त्री पात्र इसमें किस तरह के होते हैं? स्त्री पात्र साधारण वर्ग की स्त्री हो सकती है, कुलीन वर्ग की स्त्री हो सकती है, वेश्या हो सकती है, और इसके अलावा इसमें अवांतरण से इसको 21 भेद माने जा सकते हैं। मतलब इसका सब्जेक्ट कॉमन होगा जिसमें सारी चीजें कॉमन रहेगी और नायक इसमें धीर प्रशांत रहेगा। और इसको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो इसमें अंक, विधान, विषमभग, इन सब की चीजें देखने को मिलेंगी। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मृच्छकटिकम। उस नाटक में आप प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसमें आपको श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो 3rd वाले पे आ जाते हैं भाड़। भाड़ एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बहुत चालाक होता है, चतुर होता है, धूर्त होता है, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा काम होता है। वो सामान्य व्यक्ति में जो एक धूर्त है, चतुर है या दूसरे व्यक्ति है, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है। इजी लैंग्वेज में समझिए, उसको पूरी तरीके से वो ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, फिर उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसकी नकल उतारेगा। और वहां पे नकल उतारते हुए उसकी पोल खोलेगा। पोल खोलते हुए जैसे बताएगा कि ये वाला कैरेक्टर बहुत गड़बड़ है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो भी उसको एक्ट के तहत, मतलब उसको एक्टिंग करेगा। एक्टिंग करने के बाद कई तरीके से वो उसको समझाएगा। समझाने के बाद उसकी पोल खोलेगा और सारी चीजों को श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता रहेगी। अब आ जाते हैं समवकार पर। समवकार एक ऐसा रूपक है जिसमें एक योजना बनी होती है। तो मैंने शुरू में बताया था अमृत मंथन, तो समवकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमृत मंथन। इसमें 12 कैरेक्टर होते हैं
नौकर नौकरानियों का एक जमघट होता है, एक योजना होती है, और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। देवता होते हैं, दानव होते हैं, असुर होते हैं, और इसके सारे पात्र योजना के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इसमें 3 अंकों वाला नाटक होता है, और इसमें नाटिका बोला जाता है। एक एक नाटिका 24 मिनट की मानी जाती है। तो अमृत मंथन को जब आप पढ़ेंगे तो समवकार को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का कई रूप देखने को मिलेगा। धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार तथा काम श्रृंगार। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत 4 प्रकार की संधियां रखी जाती है, और इसमें वृत्तियों की बात होती है। तो भारती, सात्वती और आरभटी वृत्ति रहती है। इसमें 3 वृत्तियां प्रमुख हैं, भारती, सात्वती और आरभट्टी। अमृत मंथन को आप प्लीज डिटेल में पढ़िए, तो समवकार को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इहामृग, अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोला था रुक्मिणी हरण। तो इहामृग एक ऐसा रूपक है जो कि रुक्मिणी हरण के दृश्य को देखने से, उसको समझने से आपको इसका एग्जाम्पल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इहामृग क्या है। इहामृग एक ऐसा है जिसमें एक कैरेक्टर के पीछे, एक पात्र के पीछे चारों लोग, 5 लोग, 6 लोग, कई लोग हो सकते हैं, या एक व्यक्ति भी हो सकता है जो कि चारों तरफ घूमते हैं। जैसे कि एक मृग वन में कस्तूरी को ढूंढने के लिए घूमता है, जैसे रुक्मिणी हरण, उसमें रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कई लोगों ने योजना बनाई, पर उनको, उसके कैरेक्टर को देखिए, मतलब एक स्त्री पात्रों को लेकर 2 के बीच में द्वंद्व होता है, जिसमें राजा भी हो सकता है, दुष्ट व्यक्ति भी हो सकता है। और इसमें नोट करने योग्य चीजें हैं जो आप नोट कर लीजिए। इसमें जो 9 रस होते हैं, उसमें 6 रसों की सबसे अधिक प्रधानता होती है, और भयानक और विभत्स रस को छोड़कर 6 से 7 प्रकार के जो बाकी रस है, उनका सारा इसमें प्रयोग आपको दिखाया जाएगा। और इसका नायक जो है धीरो दात्त प्रकार का नायक माना जाता है। और इसके बाद आएगा डिम। डिम एक ऐसे प्रकार की कथा वस्तु होती है जिसके अंतर्गत गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, भूकंप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में कि मैंने आपको पूछा था। अब आपको ये लगेगा कि इसका क्या कनेक्शन है। जैसे कि 4 प्रकार के ऑप्शन दे दिए गए एमपीए और नेट के एग्जाम में, जिसमें भूकंप, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसके अलावा पूछा जा सकता है कि राक्षस, यज्ञ, ये सारे कैरेक्टर के कुछ नाम देके पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के रूपक का एग्जाम्पल है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यह किसका एग्जाम्पल है, ये डिम का एग्जाम्पल है, जिसमें 16 प्रकार के पात्र होते, सात्वती और आर्यवती वृत्ति का इसमें वर्णन है। और त्रिपुरदाह, जिसका की एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और त्रिपुरदाह की स्टोरी सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अभिनय दर्पण की शुरुआत में जब नाट्योत्पत्ति की कथा का वर्णन किया गया है, तो उसी में आपको त्रिपुरदाह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर व्यायोग की बात होती है, तो व्यायोग में कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें शस्त्र, युद्ध, फिर उसके बाद काफी एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में युद्ध को भी दिखाया जाएगा। और इसमें रौद्र रस का प्रयोग होता है, और इसकी कथा ऐतिहासिक होती है, पौराणिक कथा पे ये आधारित होती है। व्यायोग में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें श्रृंगार तथा हास्य रस के अलावा सभी प्रकार के रसों का समावेश होता है। और इसमें पुरुष पात्र प्रधान होते हैं। इसमें बॉडी बिल्डिंग यानी कि सौष्ठव, संस्कृत में, हिंदी में कह सकते हैं, इसमें चमत्कारिक प्रभाव, सौष्ठव, ये सब चीजें दिखाई जाती है।
और इसमें युद्ध और अपने बाहुबल का प्रयोग, ये मेन इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। अब हम आते हैं व्यायोग के बाद अंग, उसको एक संस्कृत में कहा जाता है उत्कृष्टांग। इसका पात्र क्या होता है? इसमें स्त्रियों का रुदन होता है, करुणा रस। इसमें बहुत ज़्यादा रोना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें स्त्रियों का रोना, गा के रोना, मतलब किसी भी तरह से वो अपने दुख को प्रकट करते हैं। और उसमें कई ऐसे फोक डांसेस में भी इस तरह के रस का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था, जो हम लोगों ने कुछ फोक डांस का नाम लिया था, धुरांग धिरिंग, जिसमें क्या होता है कि किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसमें गा गा के लोग विलाप करते हैं, उसके साथ कुछ लोग उसमें खुशी से नृत्य भी करते हैं। उसी तरह से इस रूपक में जो अंग की बात हो रही है, इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता है, इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। इसमें वस्तु जो है वह प्रख्यात और कल्पित दोनों हो सकते हैं, और इसका स्थायी भाव जो होता है वो करुण रस, करुण होता है, या फिर रोना धोना जो कह लीजिए आप उसको, ऐसे इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। और इसे एक अंक का नाटक भी कहा जाता है, मतलब इसमें एक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है। इसके बाद प्रहसन, प्रहसन की बात होती है तो ये बहुत ज़्यादा हास्य प्रधान होता है, इसमें कॉमेडी होती है। इसमें संकीर्ण प्रहसन होता है, जैसे कि उस समय के लैंग्वेज के हिसाब से कह सकते हैं कि कॉमेडी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वैश्याजनों को लेकर हो सकता है, संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के कैरेक्टर को दर्शाया जाता है, धूर्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, कपटी होते हैं कुछ लोग, या कॉमेडी को मंच पे लोगों का काम होता था कि मनोरंजन कराना कैरेक्टर से। प्रहसन के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जब मंच पे इसका प्रदर्शन होता था तो वेशभूषा, किसी बालक को देख के हंसना, किसी स्त्री को देख के हंसना, मतलब आजकल के हिसाब से जो कॉमेडी कैरेक्टर होते हैं वो एक प्रहसन का उदाहरण। इसमें दो संधियां होती थी, हास्य रस की प्रधानता, मतलब हमारा उसमें मेन मकसद यही था कि कैसे आप किसी को हंसाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये मैंने नोट करके लाई हूँ। शुद्ध प्रहसन का उदाहरण है शशि विलास तथा संकीर्ण का है भगवत अंजुक। ये हो गए प्रहसन के एग्जाम्पल। अब वीथी, रूपक में वीथी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें नृत्य की प्रधानता होती है और इसमें 13 भाग माने जाते हैं। एक ऐसा नाट्य है जिसमें 10 प्रकार के लास्य अंगों को देखने को मिलेगा। जब हम तांडव तथा लास्य का एग्जाम्पल सेट करते हैं या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें लास्य के अंतर्गत पार्वती का नृत्य है, तो उस नृत्य की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। इसमें प्रत्येक रस को, वीथी एक ऐसा रूपक है जिसमें प्रत्येक रस को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और वीथी का एग्जाम्पल आपको मालविकाग्निमित्रम देखने को मिलेगा नाटक में, जो कि एक ऐसी रचना है जिसमें मालविका नृत्य करती है और चालिक्य नृत्य करती है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मालविका कौन सा नृत्य करती थी, तो मालविका चालिक्य नृत्य करती थी। तो ये जो एग्जाम्पल सेट किया गया है वीथी के लिए, तो मालविकाग्निमित्रम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वीथी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से और भी समझ सकते हैं कि पार्वती के शिव के साथ आनंद तांडव, उमा तांडव, गौरी तांडव, उसमें आपको उस तांडव के अंतर्गत पार्वती के नृत्य में लास्य को देखने को आपको मिलेगा। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको वीथी का एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब ये रूपक का पूरा एंड होने जा रहा है ये, क्योंकि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बाकी आप नाट्यशास्त्र में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रूपकों से संबंधित जितने भी नाटक होते हैं उसमें नाट्यांश के कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो आप नोट कर लीजिए। उरुभंगम, दुत वाक्यम तथा कालिदास के रूपकों में नृत्य की प्रधानता होती थी, ये चीज पहले भी मैंने आपको बताया है। और
सभी प्रकार के कालिदास के जो रूपक हैं उनमें नृत्य की संभावना बहुत अधिक पाई गई और उनमें एक रोमांटिक कैरेक्टर देखने को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। अब रूपकों की बात हो रही है तो मैं अपने वर्कशॉप का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। ये थिएटर वर्कशॉप था जो कि कैलिफोर्निया के आए थे टीचर गुरु ब्रायन ब्रॉफी एंड रॉक्सिन स्टीनबर्ग। उनके साथ हम लोगों ने 3 दिन का लगभग वर्कशॉप किया, जिसमें थिएटर में किसी कैरेक्टर में घुसना हो या नाटक करना हो जो कि रूपक संस्कृत लैंग्वेज में, तो किस तरह से करते हैं, किस तरह से कहते हैं, वो मैं 2-1 आपको उसके शॉर्ट लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना सुंदर था। मतलब आपको इमेजिनेशन कैसे मतलब बनाते हैं। नाक पे तितली बैठी हुई है, फिर मिरर कॉपी, जैसे 2 लोगों के आमने सामने खड़े होने के बाद एक दूसरे की मिरर कॉपी करना। इसके अलावा मेडिटेशन करना, जंप कैसे होता है, कितने तरह के जंप होते हैं, फिर किसी के ऊपर भरोसा या ट्रस्ट करते हुए कैरेक्टर में घुस जाना, बिना देखे हुए कैरेक्टर को प्ले करना। उसके बाद आप अपने घर पे डेली रूटीन में कैसे मेकअप करते हैं, कैसे आप डांस करते हैं, कैसे एक्शंस करते हैं, उस तरह से। फिर आप चलते हुए किसी को हाय हेलो कैसे बात करते हैं, अगर अनजान है तो कैसे आप उसे अवॉइड करेंगे, किस तरह के फेस एक्सप्रेशंस थे, वो सारा मैंने रिकॉर्डिंग करने की वजह से मेरी फोटो उसमें आ नहीं पाई, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ों को रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिली, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया और मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ये सारा चीज़ कर रही थी और बहुत छुपते छुपाते मैंने किया, और जिसको आप देखेंगे कि किस तरह से करने में इतना मजा आया, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में लग रहा था कि काश ये वर्कशॉप कुछ दिन और चलता, तो इससे हमारे जो डांस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, हमारे अभिनय में, भाव में। करते वो लोग भी सेम है, वो रस भाव वो सारी चीज़ें सेम लेके आते हैं, बस खाली इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि वो थिएटर फॉर्म है, उसको इजी कैसे बनाया जाए, उसको फील कैसे किया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए एक कैरेक्टर को। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छा। रूपकों की बात हो रही है तो उपरूपकों की चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये 18 प्रकार के होते हैं और इनके आप नाम नोट कर लीजिए क्योंकि ये जरूर पूछे जाएंगे। तोटक, नाटिका, गोष्ठी, सल्लापक, शिल्पक, डोंबी, श्रीगरित, भाण, भाणिका, प्रस्थान, काव्य, प्रेक्षणक, नाट्य, रासक, रासक, उल्लोपयक, हल्ली, सक, दुर्मालिका, मल्लिका। ये मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया जिससे कि आप इजीली इसको नोट करें। और रूपकों के अतिरिक्त उपरूपकों में मधुर गीत होते हैं, इसमें हृदय से निकले हुए भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस की बहुत ज़्यादा संभावना होती है देखने की, जिसको आप कह सकते हैं। तो इसको देखिए, मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, नाट्य शास्त्र के बारे में, रामायण के बारे में, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, वेस्टर्न बैले, पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। अभिनय दर्पण के श्लोक, उनकी मीनिंग, उनके प्रकार। इसके अलावा भरतनाट्यम के ट्यूटोरियल्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए 5 ट्यूटोरियल्स मैंने प्रेजेंट किए हैं, जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्पीड में दिखाया गया है। तो आप उसको देखिए, देख के प्रैक्टिस करिए। आगे के वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, नई चीज़ें होंगी, और आपको बार बार ये लगता होगा कि क्यों मैं इनके वीडियो देखूं। मेरे वीडियो आप इसलिए देखेंगे क्योंकि मैंने YouTube के सारे चैनल्स देख लिए, सारे खंगाल लिए, कहीं पर भी ये सारी जानकारी आपको एक साथ नहीं मिलेगी। ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सारी चीज़ों का दिया जा रहा है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो डांस में कैरियर बनाना चाहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, पैशन कर मानते हैं और चाहते हैं कि हर एग्ज़ाम में मेरे नंबर अच्छे आए। मेरे हर एग्ज़ाम में नंबर अच्छे क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, मैंने हर सेमिनार अटेंड किया, हर वर्कशॉप अटेंड किया, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जो भी पॉसिबल हो सका। तो उसकी वजह से ये जो नोट्स तैयार हुए हैं
वो सिर्फ गूगल से देख के या सिर्फ बुक से देख के नहीं हुआ है। ये जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, उसको बेस बना के ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। इसलिए मेरे वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरों को you